गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कारक और विभक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कारक को। कारक क्या होता है? तो जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें जो चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और भी बहुत सारी होते हैं, तो वो सब कारकों से हमें उनकी पहचान होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं, और लेकिन प्रयोग करने की बात आए तो प्रयोग किए जाते हैं 8 प्रकार के कारक। सेंटेंसेस में प्रयोग किए जाते हैं 8 प्रकार के कारक। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि संस्कृत में कितने प्रकार के कारक होते हैं, तो 6 प्रकार के कारक होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विभक्तियाँ। तो विभक्ति आपने देखा होगा कि जब आप शब्द रूप लर्न करते हैं तो उसमें आता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये विभक्तियाँ आती हैं 8 विभक्तियाँ। तो 8 ही कारक होते हैं और 8 ही विभक्तियाँ होती हैं। तो इनका बहुत ही परस्पर बहुत गहरा संबंध है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगी आगे। तो विभक्तियाँ वही होती हैं जो शब्द रूपों में आप देखते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया आदि। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कारक और विभक्तियों का क्या संबंध है। तो ये हमारा आपको दिख रहा है। तो कारकों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये लर्न होना बहुत ज़रूरी है। कारक दिया हुआ है, फिर विभक्ति दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान ये सब कारक होते हैं, और प्रथमा, द्वितीय, तृतीया जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये सब विभक्तियाँ होती हैं। ठीक है। तो कारक आप इन्हें कैसे लर्न करेंगे? सबसे पहले जैसे कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करणम तृतीया, संप्रदानम चतुर्थी, अपादानम पंचमी, संबंधम षष्ठी, अधिकरणम सप्तमी, संबोधनम संबोधनम। एक साथ इनको जोड़कर आपस में तब आपको लर्न करना है। कर्ता के साथ प्रथमा को ज़रूर लर्न करना है, कर्म के साथ द्वितीया को करना है, करण के साथ तृतीया को करना है। इस तरीके से आप लर्न करेंगे। ठीक है। और जो मैंने रेड पेन से लिख दिया है, ये क्या है? संबंध और संबोधन, जो कि संस्कृत में के कारक नहीं माने जाते हैं, लेकिन प्रयोग बहुत अच्छे से किए जाते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिखा है। तो आपको ये भी लर्न करना ज़रूरी है, लेकिन आपको ध्यान में रखना ये ज़रूरी है कि ये संस्कृत के कारक नहीं हैं, लेकिन आप लर्न करेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने लर्न किया कर्ता, प्रथमा, कर्म, द्वितीया, इस तरीके से कर लिया। उसके बाद देखेंगे सेंटेंस जो होता है उसमें पहचान कैसे होती है कि कौन सा कर्ता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। जो जा रहा है वह कौन जा रहा है? राम जा रहा है। तो राम यहाँ पर कर्ता हो गया, यानी कि कर्म को करने वाला, काम को करने वाला कर्ता। ठीक है। तो वह कर्ता कारक हो गया। राम विद्यालय जाता है, तो जब राम कर्ता हो गया तो इसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी? प्रथमा विभक्ति लग जाएगी, क्योंकि कर्ता प्रथमा, कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति आई है। ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति यहाँ पर लग जाएगी राम में। समझ आया? जैसे छात्र पुस्तक पढ़ता है। छात्र पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? यानी कि पढ़ने का काम कौन कर रहा है? छात्र कर रहा है। तो छात्र कर्ता हो गया। ठीक है। छात्र कर्ता हो गया। तो कर्ता छात्र हो गया, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा, क्योंकि कर्ता प्रथमा, जैसे कि आपने लर्न किया है, कर्ता प्रथमा। ठीक है। तो छात्र में प्रथमा विभक्ति लगेगी। शिक्षिका पढ़ा रही है। शिक्षिका पढ़ा रही है, तो पढ़ा कौन रही है? कौन पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? शिक्षिका कर रही है। तो इसमें क्या लगेगा? कर्ता लग जाएगा, क्योंकि जो काम को करने वाला होता है उसमें कर्ता कारक लगता है। और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति। तो जो शब्द में कर्ता कारक लगा है उसमें ही हम प्रथमा विभक्ति लिख देंगे। अब वचन आते हैं, तो वचन अगर वो अकेला है काम करने वाला तो उसमें एक वचन लगा देंगे, अगर 2 हैं तो द्विवचन लगा देंगे, अगर बहुत सारे हैं, 2 से अधिक हैं, तो उसमें बहुवचन लगा देंगे। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा कर्म कारक। तो कर्म कारक में क्या करेंगे? यानी कि कर्ता को जो क्रिया के द्वारा सबसे अधिक
प्रिय होता है, यानी कि जो काम किया जा रहा है वह, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि राम क्या पढ़ता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा पुस्तक। ठीक है, तो पुस्तक हमारा कर्म कारक हो गया। क्या और कहाँ अगर हम क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके आंसर में उसका जो आंसर आता है वही हमारा कर्म कारक हो जाता है। जैसे राम विद्यालय जा रहा है, तो राम कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। राम पत्र लिख रहा है, राम क्या लिख रहा है? राम पत्र लिख रहा है, पत्र। ठीक है, तो क्या और कहाँ का जो रिप्लाई हमारा आता है वही हमारा कर्म कारक हो जाता है, और कर्म कारक में लगती है द्वितीया विभक्ति। जैसे मैंने कहा कि राम विद्यालय जा रहा है, तो राम कहाँ जा रहा है? कि विद्यालय, उसका आंसर यही आएगा ना, विद्यालय। राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम क्या पढ़ रहा है? आंसर आएगा पुस्तक। तो पुस्तक जब आंसर आ गया, यानी कि इसमें पता चल गया हमारा ये कर्म कारक है, तो इसमें लग जाएगी द्वितीया विभक्ति, क्योंकि कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति लगती है। ठीक है, तो कर्म में आपने द्वितीया विभक्ति लगा दी। इसी तरीके से क्या और कहाँ के रिप्लाई में का जो भी रिप्लाई आता है, आपका जो आंसर आता है, उसी में कर्म कारक लग जाता है, और कर्म कारक में लगती है द्वितीया विभक्ति। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा करण कारक। तो करण कारक यानी कि कार्य करने में कर्ता की जो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, या फिर ये कहें से या द्वारा, यानी कि राम कलम से पत्र लिखता है, तो पत्र लिखने में कर्ता की, राम की सबसे ज़्यादा हेल्प कौन कर रहा है? कलम कर रही है, कलम के द्वारा लिख रहा है वो। या फिर ये क्वेश्चन करते हैं हम कि किससे लिख रहा है या किसके द्वारा लिख रहा है, तो किससे या किसके द्वारा के का जो आंसर आता है वह हमारा करण कारक हो जाता है। यानी कि एक तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कार्य करने में कर्ता की सबसे ज़्यादा हेल्प करता है उसमें करण कारक होता है, या फिर हम ये क्वेश्चन करके देख सकते हैं कि किससे या किसके द्वारा। जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला था कि राम कलम से पत्र लिख रहा है, तो इसमें हम करेंगे राम किससे पत्र लिख रहा है या राम किसके द्वारा पत्र लिख रहा है। मैं कह रही हूँ छात्र बस से विद्यालय जा रहा है, छात्र बस से विद्यालय जा रहा है। तो एक तो यहाँ पे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि राम की हेल्प कर रहा है, बस कर रही है, बस हेल्प कर रही है सबसे ज़्यादा विद्यालय जाने में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किससे जा रहा है राम विद्यालय? बस से। किसके द्वारा जा रहा है राम विद्यालय? बस के द्वारा। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा हमारा बस, ये हमारा करण कारक हो जाएगा। वहाँ पर मैंने बोला था राम कलम से पत्र लिख रहा है, तो किससे पत्र लिख रहा है? कलम से, तो कलम यहाँ पर करण कारक हो जाएगा, और करण कारक में लगती है तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर कलम या बस की तृतीया विभक्ति लग जाएगी, क्योंकि कलम अकेली है तो एक वचन लग जाएगा। उसी तरीके से एक वचन, अगर एक अकेला है कोई तो एक वचन कर देना है, दो हैं तो द्विवचन, और दो से अधिक हैं तो बहुवचन। फिर आता है हमारा संप्रदानम। तो संप्रदानम में लगती है चतुर्थी विभक्ति, ये तो याद हमने लर्न कर ही लिया है। तो संप्रदानम यानी कि जब हम किसी को कुछ देते हैं, जब हम किसी को कुछ देते हैं, और भी चीज़ों में संप्रदान प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में है वह मैं बता रही हूँ, 7th क्लास तक का जो सिलेबस है। तो संप्रदानम यानी कि जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो जिसको दिया जा रहा है उसमें लगेगा संप्रदान कारक, यानी कि चतुर्थी विभक्ति। जैसे मैं भिखारी के लिए खाना देती हूँ, या मैं, भिखारी का संस्कृत होता है भिक्षुक, मैं भिक्षुक के लिए भोजन देती हूँ। तो किसको दिया जा रहा है भोजन? भिक्षुक के लिए दिया जा रहा है, तो भिक्षुक में हो जाएगा संप्रदान कारक, यानी कि चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, फिर आता है अपादान कारक, यानी कि पंचमी विभक्ति। तो अपादान, जब किसी से कोई चीज़ दूर होती है तो जिससे दूर होती है उसमें अपादान कारक लगता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है या वृक्ष से फल गिरता है, तो जो फल है वह वृक्ष से दूर हो रहा है, तो वृक्ष में लग जाएगा अपादान कारक।
मैं विशाखापट्टनम से अपने घर जा रही हूँ। मैं विशाखापट्टनम से अपने घर जा रही हूँ। तो मैं विशाखापट्टनम से दूर हो रही हूँ या पृथक हो रही हूँ या अलग हो रही हूँ। ठीक है, तो विशाखापट्टनम में लग जाएगा अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति। प्रधानमंत्री भारत से विदेश गए हैं। प्रधानमंत्री भारत से विदेश गए हैं, तो वो भारत से दूर हुए हैं विदेश जाने के लिए। तो भारत से दूर हुए हैं यानी कि जिससे दूर हुआ जाता है उसमें ही अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर भारत में अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति लग जाएगी। फिर संबंध आता है। संबंध का है का, की, के, रा, री, रे। अगर ये जिस शब्द के बाद में आते हैं का, की, के, रा, री, रे, जिस शब्द के बाद में आते हैं उसमें ही आपका संबंध कारक लग जाता है। जैसे राम की पुस्तक, राम की कलम, राम का भाई, राम के माता पिता, राम की बहन। तो इसमें सब में क्या लगा है? का, की, के किसके बाद में लगा है? राम के बाद में लगा है। तो इसलिए उसमें हो गया संबंध कारक। और संबंध कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी विभक्ति। और मैंने क्या बताया था? रा, री, रे, यानी कि मेरा देश, हमारा देश, मेरी संस्कृति, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, हमारा भारत, हमारा समाज। तो इसमें क्या लगा है? रा, री, रे। तो इसमें भी हो जाएगा संबंध कारक, यानी कि जिसका किन्हीं चीज़ों से संबंध दिखाया जाता है, रिलेशन दिखाया जाता है, उसमें लगता है संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति। उसके बाद आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में लगता है सप्तमी विभक्ति। तो कैसे करते हैं अधिकरण कारक का? जैसे अधिकरण में या पर। तालाब में जिस शब्द के बाद में मैं या पर आता है उसमें अधिकरण कारक होता है। विद्यालय में बहुत सारे वृक्ष हैं, तो मैं किसके बाद आया है? विद्यालय के बाद। विद्यालय में, ठीक है, बहुत सारे वृक्ष हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन विद्यालय में क्या लग जाएगा? अधिकरण कारक यानी कि सप्तमी विभक्ति लग जाएगा। तालाब में कमल खिल रहे हैं। तालाब में कमल खिल रहे हैं। तो तालाब में, मैं किसके बाद आया है? तालाब के बाद आया है, तो इसमें अधिकरण कारक यानी कि सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। छत पर मोर नृत्य कर रहा है। मैंने बताया था जिसके बाद पर आए उसमें भी सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक लगता है। तो छत पर मोर नृत्य कर रहा है, तो यहाँ पर किसके बाद पर आया है? छत के बाद। तो छत में अधिकरण कारक हो गया। मेज पर पुस्तक रखी है, तो पर किसके बाद आया है? मेज के बाद। तो मेज में लग गया अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति। फिर आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक उसको कहते हैं जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो किसी को हम संबोधित करके बात कर रहे हैं, किसी का नाम लेके बात कर रहे हैं। जैसे मैं कह रही हूँ, चरिश्मा क्या तुम कल विद्यालय आई थी? तो मैं चरिश्मा से बात कर रही हूँ और चरिश्मा का नाम लेके बात कर रही हूँ। तो मैंने जो कहा है चरिश्मा, इसमें लग जाएगा संबोधन कारक यानी कि संबोधन विभक्ति। चरिश्मा क्या तुम कल विद्यालय आई थी? फिर मैं कहती हूँ चरिश्मा क्या वह शिक्षिका कल विद्यालय आई थी? तो मैं चरिश्मा का नाम लेके बोल रही हूँ, चरिश्मा से ही बात भी कर रही हूँ। ये मैं चरिश्मा के विषय में भी बात कर सकती हूँ या किसी और मैटर पर भी बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं चरिश्मा का जो नाम ले रही हूँ और चरिश्मा से ही बात भी कर रही हूँ, वह हमारा हो जाएगा संबोधन कारक। तो जो नाम लिया जाता है, किसी को संबोधित करके बात की जाती है, नाम लेके बात की जाती है, या फिर मैं नाम न लेके ये भी कह सकती हूँ, अरे छात्रा क्या तुम कल विद्यालय आई थी? अरे लड़की क्या कल तुम विद्यालय आई थी? तो मैं जो एक उसको बोल रही हूँ वह उसमें हो जाएगा संबोधन कारक। तो यहाँ पे अरे लड़की, चरिश्मा, राम क्या कल तुम बीमार थे? तो राम, मैं राम से उनका नाम ले रही हूँ और राम से ही बात भी कर रही हूँ, तो राम जो मैंने बोला है एक साथ, उसमें संबोधन कारक लग जाएगा और संबोधन विभक्ति। ठीक है, तो यही कारक है, इसको
वीडियो को आप कई बार देखिए, समझ में नहीं आ रहा है, अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप फिर मुझसे पूछिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये कारक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और मैं इसको ओरल टेस्ट में इन ग्रामर में से पूछूंगी भी, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है और इससे आप सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, हिंदी के से संस्कृत में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आपका 60-70% क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर मैं आपसे सेंटेंसेस बनवाऊँगी, ट्रांसलेट करवाऊँगी, तो आप पहले ये लर्न करिए। ओके, थैंक यू।